ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसको लिखा है आर के लक्ष्मण ने। अब ये जो आर के लक्ष्मण है, इनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्णा स्वामी, है ना, अय्यर लक्ष्मण। हाँ, इनको पॉपुलरली नोन एज आर के लक्ष्मण, इनको जो है शॉर्ट में आर के लक्ष्मण बोल दिया जाता है। वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, ये एक इंडियन कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे, कार्टून करने वाले, और इलस्ट्रेटर थे और ह्यूमरिस्ट थे, मतलब हंसाने वाले थे। He was born on 24 अक्टूबर 1921 in मैसूर, और इनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 में मैसूर में हुआ था। He started his career as a part-time cartoonist, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है ना पार्ट टाइम में कार्टून करने से किया था, मतलब खाली टाइम में कार्टूनिस्ट का काम करते थे, कार्टून करते थे। His द कॉमन मैन कैरेक्टर गेव हिम ग्रेट फेम, और इन्होंने एक कार्टून का एक वर्क लिखा जिसका नाम है द कॉमन मैन कैरेक्टर, इनको बहुत प्रसिद्धि दिला दिया। लक्ष्मणा वन पद्म भूषण, अब बताओ, लक्ष्मण ने पद्म भूषण अवार्ड जीता, पद्म विभूषण जीता, और रमन मगसेसे अवार्ड भी जीता। He died on 26 जनवरी 2015 at पुणे at the age of 93, और इनकी मृत्यु 26 जनवरी 2015 ईस्वी को 93 वर्ष की एज में पुणे में हुआ। ये यूट्यूब पर भी आते हैं आर के लक्ष्मण, है ना। आगे देखिए अब कहानी के बारे में क्या है, मतलब इस ये जो ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें क्या बताया गया है ना स्टोरी के बारे में। देखिए, दिस स्टोरी इज नरेटेड टू गणेश बाई महेंद्रा, मतलब ये कहानी जो है महेंद्र ने गणेश को बताई है। मतलब ये जो कहानी है, इस कहानी को किसके द्वारा बताई गई है? महेंद्र के द्वारा। और किसको बताई गई है? गणेश के द्वारा बताई गई। महेंद्र वाज अ सुपरवाइजर इन अ फर्म, महेंद्र जो है, जो फर्म जहां पर काम करते थे वहां पर सुपरवाइजर थे, ये मैनेजर थे एक तरह से। ड्यू टू हिज वर्क, अपने काम के कारण, ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इनको जो है जगह जगह पर घूमना पड़ता था, जैसे काम की वजह से इनको प्लेस प्लेस चेंज करना पड़ता था। ईश्वरन वाज हिज कुक, और ईश्वरन इनका रसोइया था, मतलब ईश्वरन जो है इनके लिए खाना बनाता था। हु बिसाइड्स कुकिंग, जो कि कुकिंग बनाने के साथ में डज अदर जॉब्स फॉर हिज मास्टर एज वेल, अपने मास्टर, अपने मालिक यानी महेंद्र के लिए बाकी दूसरा भी काम कर देता था, जैसे एक नौकर का भी काम करता था और खाना भी बनाता था, है ना। ईश्वरन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और ईश्वरन बहुत शौकीन था पढ़ने का, थ्रिलिंग स्टोरीज, ऐसी कहानियों का शौकीन था जिसमें मजा आता हो, उसका बहुत शौकीन था ईश्वरन, है ना। एंड ही हिमसेल्फ कुड वीव अ स्टोरी, और उसने खुद अपनी एक कहानी बना ली, और उसने खुद एक कहानी बनाई थी, खुद एक कहानी लिखी। ही टोल्ड हिज स्टोरीज टू महेंद्रा, और ईश्वरन ने अपनी कहानी किसको बताई थी? महेंद्रा को बताई, है ना। हिज स्टोरीज इन क्रेडिबल, और उसकी कहानियां जो होती थी वो इनक्रेडिबल होती थी, आपको विश्वास ही नहीं होगा, अविश्वसनीय होती थी। दो दे वर इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, यद्यपि वे सब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब रुचि थे सुनने के लिए, और एकदम जिज्ञासा से भरे रहते जैसे कहानी सुनने के लिए सारे लोग। ही टोल्ड महेंद्रा अबाउट अ मैड एलिफेंट, उसने जो है महेंद्रा को, ईश्वरन ने जो महेंद्रा को कहानी बताया था, एक पागल हाथी के बारे में बताई थी कहानी। एंड हाउ ही कंट्रोल्ड इट, और ये बताया एक हाथी पगला गए थे, और हाउ ही कंट्रोल्ड इट, और ईश्वरन ने कैसे हाथी को कंट्रोल किया। ही ऑल्सो टोल्ड हिम अ हॉरर स्टोरी, और ईश्वरन ने इनको एक डरावनी कहानी भी बताई थी, हॉरर स्टोरी भी बताई थी, है ना। बैडली फ्राइटेंड महेंद्रा, और इससे महेंद्र जो है बहुत ज्यादा डर गया था। जैसे मान लो मैं तुमको ऐसी कोई कहानी बताऊं, एकदम भूतिया कहानी, भूतिया अंदाज में बताऊं, तो क्या लगेगा तुम्हें? डर लगने लगेगा ना। वही चीज आगे देखिए, यहां पर ये देख सकते हो भैया, ये है ना ईश्वरन है, ईश्वरन है कि कौन है, चलो अभी आगे क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं हिंदी के बेस पर, पूरा दिमाग में सेट करते हैं, उसके बाद में फिर आगे वन बाय वन इंग्लिश से पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, ओके। यह कहानी महेंद्र नाम के नवयुवक द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। यह वह एक व्यापारिक संगठन जो विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों
फैक्ट्रियों, पुलों, बांधों वगैरह को निरीक्षक उपलब्ध कराता था। मैं कनिष्ठ निरीक्षक था, वो छोटा सा सुपरवाइजर था, है ना। महेंद्र का कार्य स्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। महेंद्र का काम था, देखो सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। आगे देखिए, उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ता था, जैसा कि उसके प्रधान कार्यालय द्वारा आदेशित होता था, जैसा कहा जाता था वो ऐसे ही करता था। कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, वहां से कुछ महीनों के बाद एक रासायनिक संयंत्र को जो कहीं लगाया जा रहा था, वह अविवाहित था, शादी नहीं हुई थी, वह उसकी आवश्यकताएं साधारण थी, वह अपने आप को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में समायोजित करने में समर्थ था, चाहे वह असज्जित विश्राम भवन हो या पत्थरों की खुली खदान के बीच काम चलाऊं तिरपाल का तंबू हो, सब जगह रह लेता था बेचारा। लेकिन एक संपत्ति उसके पास थी, उसका रसोइया ईश्वरन, मतलब उसका नौकर एक तरह से, जो रसोई के साथ बाकी काम करता था, ईश्वरन। रसोइये को महेंद्र से बहुत लगाव था और वह उसके बिना शिकायत के जहां कहीं भी उसकी नियुक्ति होती थी उसके साथ जाता था। वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक के साथ गप्पा हाँकता था। मालिक आज बताओ काओ भा, है ना, इस तरह से। आगे देखिए, वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियां और जो उपाख्यान गढ़ लिया करता था, कुछ कहानी खुद बना लेता था। मालिक आज खाना बना रहे, चूहे को हम चूहे की हत्या कर दे, बेचारा गला कट गया था, आधा शरीर ऐसे भाग रहा था, मर गया फिर भी भाग रहा था, ऐसे कहानी बना लेता था। आगे देखिए, ईश्वरन ने ना जाने कहां से उजाड़ भूमि में मीलों तक किसी दुकान के दृश्य ना होने पर भी सब्जियां व खाद्य संगठनों को उगाने की आश्चर्यजनक क्षमता थी। वो मतलब जहां रहता था सब्जियों वगैरह उगा लेता था। वह जस्ते की चादर के विश्राम आश्रम में नए कार्यस्थल पर रहस्यमयी ढंग से जादू से आने के 1 घंटे में ताजी सब्जियों से सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिया करता था। मतलब खाना पीना एकदम नंबर लल्लन टाप का बनाता था खाना। आगे, महेंद्र सुबह को जल्दी उठ जाता और नाश्ते के बाद कुछ तैयार भोजन अपने साथ लेकर काम पर चल पड़ता था। इसी बीच ईश्वरन शेड को साफ और व्यवस्थित कर देता था, कपड़े धो देता और फुर्सत से स्नान करता था। अपने सिर पर कई बाल्टी पानी डालकर पूरे समय प्रार्थना गुनगुनाते हुए, है ना। तब तक अल्पाहार का समय हो आता था। खाने मतलब अल्पाहार का मतलब नाश्ता। खाने के बाद वह कुछ समय तक झपकी आने से पहले पढ़ा करता था। पुस्तक सामान्यतः कोई लोकप्रिय तमिल मसालेदार उपन्यासकार होती थी, जो सैकड़ों पृष्ठ लंबी होती थी। इसके काल्पनिक वर्णन तथा वर्णनात्मक नाटकीयता ईश्वरन को अपने मोह जाल में बांधे रखती थी। उसके खुद के वर्णन को, कहां बके, 1 मिनट रुकिए भाई, उसके खुद के वर्णन जो उसके द्वारा पढ़े हुए ये तमिल लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। जब वह छोटी छोटी घटना का भी वर्णन करता था तो भी वह अनिश्चितता तथा आश्चर्य भरा अंत दिखाने का प्रयास करता था। बताऊं कैसा कर कि एक बार क्या हुआ, वो जा रहा था, रास्ते में एक बिल्ली रास्ता काट दी, इन्होंने बिल्ली को काट दिया, लेकिन बिल्ली बच गई, भाग गई। हाँ, ऐसा ईश्वरन हमारे पास आकर बताया था, अभी कल सपने में आया था, पता है कि नहीं तुम लोग को। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के रूप में यह कहने के बजाय कि उसे मुख्य द्वार पर एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला था, मुख्य मार्ग पर, ठीक है, वह अपनी भौहों को उपयुक्तता से गोल करके और अपने हाथों को नाटकीय मुद्रा में फैलाकर कहता, सड़क उजाड़ थी, मैं अकेला था, अचानक मैंने कुछ देखा जो एक विशाल
झबरेले पशु जैसा दिखाई देता था जो सड़क पर पसरा पड़ा था। फिर बाद में समझ में आया तो उखड़ा हुआ पेड़ था। माय गॉड, है ना। मैं आधे मन से मुड़ने और वापस जाने को प्रवृत्त था, लेकिन मैं निकट आया और देखा कि यह अपनी सूखी फैली शाखाओं वाला गिरा हुआ पेड़ था। मैंने तो कुछ और समझा था इसको। महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर अपने को पीछे फैलाता और ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुना करता था। मतलब महेंद्र कहानी सुनाता था और ईश्वरन नहीं, महेंद्र सुनता था ईश्वरन से कहानी। मतलब ईश्वरन कहानी सुनाता था और महेंद्र आराम से, हाँ मालिक तब क्या हुआ, आगे बताओ। आगे देखिए, जिस स्थान से मैं आता हूं वह इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन कहना शुरू करता है, चारों तरफ घना लकड़ी वाला जंगल है। लट्ठों को हाथियों द्वारा ट्रकों में लाद दिया जाता है। वे विशाल मजबूत खाए पिए पशु होते हैं। जब वे पागल हो जाते हैं तो सबसे अधिक अनुभवी महावत हाथी को जो हाँकता है भी उन्हें नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होते। ऐसी बात थी। इस प्रस्तावना के पश्चात ईश्वरन किसी हाथी से संबंधित विस्तृत किस्सा छेड़ देता था। वो सुनिए, एक दिन एक हाथी लकड़ियों के बाड़े से निकलकर झाड़ियों पर पांव रखते हुए जंगली बेलों को उखाड़ते हुए और मनमौजी ढंग से शाखाओं को तोड़ते हुए भागा और इधर उधर भटकने लगा। आपको तो पता ही है श्रीमान जी, पागल होने पर हाथी कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन अपनी खुद की कहानी की उत्तेजना में इतना डूब जाता था कि वह फर्श से उठता और कूदने लगता था। अपना पांव पागल हाथी की नकल में जोर से पटकते हुए करता, ऐसा ऐसा हाथी कूद रहा था। आगे देखिए, चार दीवारियों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ हाथी हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। वो जारी रखता है, यह मुख्य सड़क पर आया और सारे फल बेचने वाले खोके, मिट्टी के बर्तन और कपड़े नष्ट कर डाले। क्योंकि हाथी थी पागल। लोग डर के मारे अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे। हाथी अब ईंटों की दीवार को तोड़ता स्कूल के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। सारे लड़के कक्षा कक्ष में दौड़ गए और दरवाजे कसकर बंद कर लिए। मैं ये सब देख रहा था। जानवर घुरघुराया और फुटबॉल का गोल सा खंभा उखाड़ कर, वॉलीबॉल के जाल को फाड़ कर, गिराकर पानी के लिए रखे ड्रम में लात मारकर और उसे पिचकाकर और झाड़ियों को उखाड़ते हुए इधर उधर घूमने लगा। इसी बीच सारे अध्यापक विद्यालय भवन की छत पर चढ़ चुके थे। सारे अध्यापक कहां पहुंच चुके थे? विद्यालय भवन की छत पर। वहां से हाथी की तोड़ फोड़ को असहाय होकर देखते रहे। एक भी व्यक्ति नीचे मैदान में नहीं था, सब छत पर। गलियां खाली थी, मानो कि सारे शहर के निवासी अचानक सब गायब हो गए हों, क्योंकि पागल हाथी पगलाई हुई थी। आगे देखिए, मैं उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ रहा था और ऊपरी छत से सारा नाटक देख रहा था। भैया मेरी कहानी सुनो। मैं उस समय मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक बेंत ले ली और सीढ़ियों के नीचे खुले में दौड़ गया। हाथी घुरघुराया और उसने धमकी भरे अंदाज में पेड़ की एक शाखा को, जिसे उसने अपनी सूंड में पकड़ा था, उसे झुलाया। हाथी घुरघुराया, उसने अपना पांव पटका। बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ाते हुए वह भयंकर लग रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हाथ में छड़ी लिए लोग पास के मकानों की छतों से सम्मोहित होकर वह दृश्य देख रहे थे। हाथी ने मुझे लाल आंखों से देखा, मेरी ओर दौड़ने को तैयार। उसने अपनी सूंड उठाई, तेजी से चिंगाड़ मारी। उसी क्षण में अपना सारा बल जुटाकर आगे बढ़ा और तेजी से उसके पैर के तीसरे नाखून पर जोर से वार किया। एक क्षण को वह जानवर स्तब्ध लगा। तब वह सिर से पांव तक कांपा और ढह गया। देखो, हाथी को मैंने कंट्रोल किया। आगे, इस बिंदु पर ईश्वरन ने कहानी अधूरी छोड़ दी और बुदबुदाते हुए उठ गया। मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके वापस आऊंगा। महेंद्र, जो कि पूरी तरह
ध्यान में डूब कर सुन रहा था, उसने अधर में लटका दिया था। मतलब कहानी बीच में रह गई, आगे क्या हुई मैंने बताया नहीं। जब वह लौटा तो ईश्वरन एकदम से कहानी का सिरा नहीं पकड़ पाया। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि उपसंहार अभी बाकी था। अच्छा, एक पशु चिकित्सक को उस पशु को होश में लाने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन ने बस यूं ही कंधे उचकाए। 2 दिन बाद उसके महावत द्वारा उसे जंगल में ले जाया गया। कहानी को मेरे द्वारा तुमको सुनाया गया। आगे देखिए। अच्छा, तुमने इसे कैसे किया ईश्वरन? मेरा नौकर पूछ रहा है। अच्छा, तुमने इसे कैसे किया ईश्वरन? तुमने जानवर को कैसे नीचे गिराया? अब मैं क्या कह रहा हूं, यह कुछ कुछ जापानी कला की तरह मेरा विचार है श्रीमान। कराटे या जूजित्सु कहा जाता है इसे। मैंने कहीं इसके विषय में पढ़ा था। यह तंत्रिका तंत्र को अस्थायी रूप से आसक्त कर देता है, आप जानते हैं। एक भी दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन साहसिक कार्यों, भय और रहस्य में लिपटी किसी कहानी का वर्णन न करता। ईश्वरन रोज कहानी सुनाता था, और इसी खतरनाक खतरनाक कहानी सुना। पगलाई हुई हाथी पगलाई थी। आगे देखिए। चाहे कहानी विश्वसनीय हो या नहीं, चाहे विश्वास करो या नहीं, महेंद्र इसके अपूर्व तरीके जिससे इसे सुनाया जाता था के कारण इसे सुनने का आनंद लेता था। महेंद्र के रहने के कमरे में टीवी के अभाव की लगता था ईश्वरन अधिक भरपाई कर देता था। आगे देखिए। एक सुबह जब महेंद्र, अब एक कहानी और सुनो। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं आज रात के भोजन में कुछ खास बना लूं श्रीमान? आखिरकार आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पसंद के भोजन बनाते हैं श्रीमान जी, जिसे श्राद्ध का दिन होता है ना। आगे देखिए। उस रात महेंद्र ने सबसे अधिक स्वादिष्ट भोजन किया और ईश्वरन की पाक कौशल की प्रशंसा की। वह बहुत संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु अचानक उसने भूत प्रेतों की भड़कीली कहानी सुनाना शुरू कर दिया। आगे देखो क्या है। आपको पता है श्रीमान, ये सारा फैक्ट्री का क्षेत्र जो हमारे पास है कभी कब्रिस्तान था। उसने कहना शुरू किया। महेंद्र अंतुष्टि देने वाले भोजन के बाद जिसे सुहाने दिवा स्वप्न में खो गया था, वह झटके से उसके बाहर आ गया। मैंने पहले दिन ही जान लिया था। जब मैं रास्ते में एक मानव खोपड़ी पड़ी देखी थी ना, तभी जान गया था ये कब्रिस्तान था। अब भी मुझे बहुत सी खोपड़ियां और हड्डियां मिलती रहती हैं। ईश्वरन ने कहानी जारी रखा कि अब भी बहुत खोपड़ियां हड्डियां मिलती रहती हैं। उसने कैसे उसे कभी कभी रात में भूत मिलते थे, इसका वर्णन जारी किया। ईश्वरन कैसे कैसे रात में भूत मिलते थे बता रहा हूं, सुनो। मैं इन चीजों से आसानी से नहीं डरता श्रीमान, मैं बहादुर आदमी। लेकिन एक औरत का डरावना भूत जो यदा कदा पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है, वह बदसूरत जीव है, उलझे बालों और झुर्रीदार सिकुड़े हुए चेहरा वाला, जैसे कि कोई कंकाल अपनी बाहों में भ्रूण लिए हो। ऐसा चित्र देखकर डर जाता हूं, बाकी मैं बहादुर हूं। वर्णन सुनकर महेंद्र कांप उठा और अपेक्षाकृत तेजी से उसने बीच में व्यवधान, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन? भूत और आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती। यह सब तुम्हारी कोरी कल्पना, तुम बना बना कर कह रहे हो। तुम लोग भी यही कहोगे ना, सर आप बना बना कर कह रहे हो। मैं तो पढ़ रहा हूं। अपने पाचन तंत्र की जांच कराओ और शायद अपने सिर की भी। तुम बेहुदा बातें कर रहे हो। वह रात भर आराम करने के लिए कमरे से बाहर चला गया, उम्मीद करते हुए कि ईश्वरन उससे 2 दिन तक बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने मालिक को ऐसा बोल दिया है, पागल हो गए ये है ना। लेकिन अगली सुबह रसोइयों को हमेशा की तरह उतना ही प्रसन्न और बातोनी पाकर उसे आश्चर्य हुआ। आगे देखिए। उस दिन के बाद से अपनी सारी वीरता की बातों के बावजूद महेंद्र सोने के लिए एक निश्चित बेचैनी के साथ जाता। हर रात वह बिस्तर के बराबर की खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता, यह निश्चित करने के लिए कहीं पड़ोस में काली छायाओं की हलचल तो नहीं, कहीं भूत वूत तो नहीं है। लेकिन मीलों दूर फैक्ट्री की लाइटों की टिमटिमाहट के साथ वह केवल अंधकार का समुद्र देखता था, अंधकार ही दिखता था। वह हमेशा पूर्णिमा की रात में दूध से सफेद भूदृश्य की प्रशंसा करना पसंद किया करता था, लेकिन ईश्वरन की स्त्री
यानी कि भूत या भूतनी की कहानी सुनने के बाद जब चंद्रमा पूर्ण होता था तो वह खिड़की से बाहर झांकने से पूरी तरह से बचा करता था। भैया रहा है तो मान लो ईश्वरन वाली कहानी सही निकलेगी तब। आगे देखिए, एक रात अपनी खिड़की के निकट एक धीमी कराह सुनकर महेंद्र अपनी नींद से जाग गया। शुरू में उसने यह सोचकर छोड़ दिया कि कोई बिल्ली या चूहियों की तलाश में घूम रही होगी, कोई बिल्ली चूहियों की तलाश में घूम रही होगी, लेकिन बिल्ली की आवाज इतनी अधिक कंठ गले से आती हुई नहीं होती। उसने बाहर देखने की उत्सुकता का प्रतिरोध किया। उसने कहा, भाई हटाओ यार, बाहर कौन देखे, सो जाते हैं। उसे ऐसा दृश्य ना मिल जाए कि उसका हृदय रोक दे, लेकिन रुदन और तेज और कम बिल्ली वाला हो गया। लेकिन वह लालच को और अधिक नहीं रोक पाया। उसने अपने आप को खिड़की की चौखट के स्तर पर झुकाकर बाहर चांदनी की सफेद चादर को देखा। वहां ज्यादा दूर नहीं एक अंधेरी काली बादल जैसी आकृति गट्ठर को कसकर पकड़े हुए थे। महेंद्र को ठंडा पसीना छूट गया। इसको लगा कहीं सच में तो भूत नहीं है, और वह कांपते हुए पीछे तकिए पर गिर पड़ा। जब वह धीरे धीरे डरा देने वाले अनुभव से उबरा तब उसने स्वयं से तर्क करना प्रारंभ किया। अंत में निष्कर्ष निकाला कि किसी प्रकार का भ्रम रहा होगा, कोई छल या जो मेरे अवचेतन से मुझसे किया होगा। लगता है भूत नहीं रहा, हम डर गए थे बस ऐसे। जब तक वह सुबह को उठा, स्नान किया, नाश्ता करने के लिए बाहर आए, तब तक पिछली रात का भय उसकी स्मृति में धुंधला पड़ चुका था। ईश्वरन ने द्वार पर उसका लंच का पैकेट और बैग रख कर नमस्कार किया। जैसे ही महेंद्र बाहर कदम रख रहा था, ईश्वरन ने दांत दिखाए और कहा, श्रीमान आपको वो दिन याद है जब मैं आपको अपनी भावों में भ्रूण लिए भूतनी के बारे में बता रहा था? आगे देखिए, तो आप मुझसे कल्पनाएं करने के लिए नाराज हो गए थे। खैर, आपने खुद कल रात देखा था भूतनी को। मैं दौड़ता हुआ कराहने की आवाज सुनकर आया था जो आपके कमरे से आ रही थी। मैंने कल देखा था, तुम कमरे में डरे थे, एकदम भूतनी को देखे थे। महेंद्र के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा करने की प्रतीक्षा नहीं की। वह तेजी से अपने कार्यालय चला गया और अपने कागज सौंप दिए। बिल्कुल अगले दिन उस भूतहा स्थान को छोड़ देने का पक्का इरादा करते हुए कहा कि अब हम इस भूतहा स्थान पर रहने वाले नहीं है, तुम अकेले रहो, अब हम खाना पीना तुम्हारे यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, भूतहा स्थान है ये।